जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैं तेरा मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। नमस्कार दोस्तों, तो तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों अपन ये जानेंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर है क्या, किस तरीके से शुरू हो चुका है और अब इसके अंदर इंडिया का मेन एम क्या है। क्योंकि इंडिया ने दोस्तों जिस तरीके से ये पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद आप सबको पता है कि कितना गलत तरीके से हुआ था। खूब सारे लोगों ने इसकी निंदा करी, खूब सारे लोगों ने इसकी निंदा नहीं भी करी। कुछ लोग इस पर राजनीति करना चाहते थे भारत के अंदर, लेकिन खुशी की बात ये थी कि टॉप लीडरशिप जो थी अपोजिशन पार्टीज की वो इसके अंदर करंट सेंटर गवर्नमेंट के साथ में थी, लेकिन वो ज़्यादा नैरेटिव चला नहीं और सबने मिलजुल कर अपना जो समर्थन है वो भारतीय सेना भारतीय फौज को दिया। और भारतीय सेना भारतीय फौज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड दिया। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ही रोल है, बाकी पूरी प्लानिंग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की रही है। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जो एग्जीक्यूशन है हमारे भारत की 3 आर्म्ड फोर्सेस को जाता है और इसके अंदर जो भी अपनों को सल्यूट करना चाहिए 3 आर्म्ड फोर्सेस को करना चाहिए दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों हुआ क्या, पूरे भारत को यही आस थी कि पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर हो जाए, पाकिस्तान के साथ भारत वॉर में इंडल्ज हो जाए और पाकिस्तान को कुछ ही महीनों के अंदर गायब कर दे। हर एक देश की जनता का, हर एक व्यक्ति का यही नारा था, यही मांग थी। लेकिन इसको लेकर दोस्तों बड़ी असमंजस वाली स्थिति थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वॉर होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे वॉर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर अपन जाते हैं वॉर होनी चाहिए पर उनको इग्नोर कर दीजिए जो कह रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, उनको आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अपन जाते हैं उन लोगों के पास जो कह रहे हैं वॉर होनी चाहिए। उन लोगों को नरेंद्र मोदी ने क्या रिजल्ट दिया है, उन लोगों को भारत के 3 आर्म्ड फोर्सेस ने क्या रिजल्ट दिया है। दोस्तों ये जो रिजल्ट दिया है ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करके, ये रिजल्ट जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है उससे बहुत बढ़िया है, जो इजराइल गाजा में कर रहा है उससे भी बहुत बढ़िया है। आप एक बात बताइए, रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, एक तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन रशिया कहता है उसको, लेकिन वो है एक तरीके से वॉर ही। स्टार्टिंग में क्या कहा जा रहा था, स्टार्टिंग में यही कहा जा रहा था कि रशिया यूक्रेन को 9 दिन के भीतर भीतर खत्म कर देगा, 9 दिन के भीतर भीतर पूरे यूक्रेन को कब्जा लेगा। क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ, महीनों लग गए, साल लग गए और अब कितने साल हो गए गिनती करना पड़ता है, सबको गिनती करना पड़ता है। 2020-21 के आसपास रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किया था और अब तक ये लड़ाई चली रही है। यूरोप के हर देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका स्टार्टिंग में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और ये वॉर खिंचती गई और ये वॉर आज तक चल रही है। इसका कोई समाधान नहीं है, कहीं कोई समाधान नहीं है। इसराइल के अंदर गाजा क्या कर रहा है, यानी कि गाजा और इसराइल के बीच में जो चल रहा है, एक तरीके से इसराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, लगातार हमास को लोग सपोर्ट करते जा रहे हैं। अब वो सपोर्ट जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी आ चुका है, सब सपोर्ट करते जा रहे हैं। इसराइल भी अपनी टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहा है, कभी एड रोक रहा है, कभी खाना रोक रहा है, कभी पैसा रोक रहा है और कभी कभी उनके हथियार रोक रहा है और फिर हथियार ऊपर से बरसा देता है, यानी कि बारूद के तौर पर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की जो गणना थी, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर ना तो कोई वॉर है, ऑपरेशन सिंदूर ना कोई किसी को खत्म करना है, ऑपरेशन सिंदूर ना ही किसी को मारना है। ऑपरेशन सिंदूर है क्या दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान अधमरा हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान ना तो जी पाएगा ना ही मर पाएगा, ना तो चैन से जी पाएगा ना ही चैन से मर पाएगा। क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत का मेन एम है पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवाद को खत्म करना, स्टार्टिंग में कमज़ोर करना, फिर कमज़ोर होते होते वो खत्म होएगा। पाक आर्मी, अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवाद कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान आर्मी कमज़ोर होगी, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद खत्म होगा तो पाक आर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आखिरी में दोस्तों क्या स्टेप है? आखिरी में दोस्तों स्टेप है पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर सेटलमेंट्स हैं इनको डिसमेंटल करना। जब ये पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज नहीं होता था तब तक भारत की लड़ाई रुकेगी नहीं। ये मैं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं। भले ही ऑपरेशन सिंदूर रुक जाएगा लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाएगा या फिर कुछ और शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जंग रुकेगी नहीं। मैं
माफ़ कीजिएगा मैं जंग ले रहा हूँ, एक तरीके से ऑपरेशन नाम है ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं। अब इस ऑपरेशन की अगर दोस्तों अपन स्टार्टिंग से जाएं तो 2014 के अंदर भारत के अंदर डिप्लोमेसी बदल गई थी, यानी कि सरकार बदल चुकी थी। सरकार बदलते ही इससे पहले 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसका क्या नियम था? उसका एक ही नियम था, पाकिस्तान के तरफ एक संयम, एक जो रिस्ट्रेंट पॉलिसी यूपीए की सरकार अपनाती थी, कांग्रेस की सरकार अपनाती थी, जिसको कहते थे कि भाई हम तो संयम से बात करेंगे, हम तो संयम रखेंगे, हम अशांति से बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी जितने भी भारत के अंदर आना चाहे वो आ सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जिसको मारना चाहे वो मार सकते हैं, ताज के अंदर जाके मार सकते हैं, कश्मीर में जाके मार सकते हैं, जयपुर में जाके ब्लास्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुंबई में ब्लास्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ संयम बरतेंगे। पहले यूपीए की सरकार की ये पॉलिसी थी, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने फ्री हैंड दे दिया इंटेलिजेंस को, फ्री हैंड दे दिया आर्म्ड फोर्सेस को, और कहा कि आप अपना इंटेलिजेंस लगाइए, आप अपना एग्जीक्यूशन लगाइए और देश की जनता को रिजल्ट दीजिए। 2014 के बाद दोस्तों क्या होता है, अननोन गनमैन के बारे में आपने सुना होगा। ये अननोन गनमैन निकलता है, पाकिस्तान के अंदर निकलता है, और ये अननोन गनमैन जाकर पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन लोगों को ख़त्म करना शुरू करता है जो पाकिस्तान के अंदर आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, इनके और जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं इनके बीच में मीडियोकर्स का रोल प्ले करते थे। अब आप कहेंगे कि अननोन गनमैन की कहानी तो हमको 2023, 2024, 2025 अभी सुनने को मिली है। यूके के अंदर बड़े बड़े जो वेस्टर्न मीडिया हाउसेज हैं वो भी इसके बाद 2023, 24, 25 में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कार्तिक आप कैसे कह रहे हो कि 2014 के बाद से इन्होंने मारना शुरू कर दिया था? देखिए दोस्तों, ये जो बीच के मीडियोकर्स थे ये कोई चर्चित चेहरा नहीं थे, तो इनको कब खत्म कर दिया जाता था पाकिस्तान वालों को खुद को पता नहीं चलता था, लेकिन जब इनको पता चलने लगा तब ये धीरे धीरे कमजोर होने लगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि भारत चाहता है पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवाद को कमजोर करना। कमजोर करने की कहानी 2014 से 2020 में शुरू हो चुकी थी, जब ये मीडियोकर्स मरने लग गए थे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद दोस्तों वो लिस्ट आ जाती है अननोन गनमैन के सामने, जो होती है थोड़े बहुत चर्चित फेस, जैसे कि एक्स आईएसआई ऑफिसर्स, एक्स आईएसआई के लोग, एक्स कमांडर्स जो कि पाकिस्तान आर्मी के हैं। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे आतंकवादी जिन्होंने बड़े बड़े आतंकी घटनाओं को भारत के अंदर अंजाम दिया है, मास्टरमाइंड है। आपने खूब ऐसी खबरें सुनी होगी कि एक आतंकवादी रावलपिंडी में अपने घर से बाहर निकला, अननोन गनमैन 2 बाइक पर आए, उसको शूट करके चले गए। क्या हुआ? धीरे धीरे ये चीज़ चर्चा में आने लगी। अब यहाँ से आगे कहानी शुरू होती है किसकी? पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवाद को कमज़ोर करने की। यहाँ पर होता ही है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवाद कमज़ोर हो जाता है। अगर आप अलकायदा को देखें जो अफगानिस्तान में था, तो अब अलकायदा दोस्तों एक डिफ्यूजनल ग्रुप है, यानी कि डिफ्यूजनल टेरर ग्रुप है। वो डिफ्यूजनल टेरर ग्रुप क्या करता है, जैसे कि वो एक ग्रुप है, जैसे कि अलकायदा ग्रुप है, टेरर ग्रुप है। इस टेरर ग्रुप के अंदर खूब सारे लोग हैं टॉप लीडरशिप के अंदर। ये सभी लोग टॉप लीडरशिप के अंदर मिलके एक बंदे को चुनते हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने चुना ओसामा बिन लादेन को। उसके बाद ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने के बाद में अमेरिका ने जब एलिमिनेट कर दिया था, तब इन्होंने चुना अयुमान अल जावेरी को। अयुमान अल जावेरी को भी अफगानिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान से अमेरिका चले जाता है, और फिर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका एक ड्रोन अटैक करता है, उसके घर के अंदर होविट्जर मिसाइल आती है, अयुमान अल जावेरी की छाती में घुस जाती है और अयुमान अल जावेरी भरी दोपहर में अपनी ही बालकनी में मर जाता है। उसके बाद एक तीसरे लीडर को चुन लेते हैं। लेकिन ये लीडर्स जो चेंज हुए अलकायदा के अंदर, तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि ओसामा बिन लादेन था तो अलकायदा की जो मोडस ऑपरेंडी थी, जो कार्य प्रणाली थी, वो अलग तरीके की थी। उसके बाद अयुमान अल जावेरी आया तो कार्य प्रणाली थोड़ी कमजोर हो गई। जब वो तीसरा लीडर आया तभी और ज्यादा कमजोर हो गई। अलकायदा के कोई मेजर ऑपरेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अब अपन आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। ये सब लोग मौजूद हैं और इनके अंदर अगर आप देखें तो कोई किसी को लीड कर रहा है मसूद अजहर, फिर उसका भाई यानी कि उसका भांजा लीड करता था अब्दुल रऊफ अजहर, वो लीड करता था। लश्कर तैयबा को देखें तो हाफिज सईद और उसके साथ जो अब्दुल सईद था वो लीड करता था, अबू सईद था वो लीड करता था, और उसके बाद आप देखेंगे तो हिजबुल मुजाहिदीन में कोई ना कोई लीड करता था। अभी जो इन दिनों ऑपरेशंस हुए हैं, सबसे पहले मैं जाता हूँ आपको अननोन गनमैन पे, क्योंकि अभी अपन एक बार होल्ड डालते हैं इस पे, किस पे? ऑपरेशन सिंदूर पे। ये अभी अपनी कहानी में आया नहीं है। अपन आ जाते हैं किस पर? अननोन गनमैन पर। कुछ समय पहले खबर आई थी कि अननोन गनमैन ने लश्कर तैयबा का जो सेकंड लीडर था, यानी कि हाफिज सईद का जो भांजा कोई था, जो एक तरीके से हाफिज सईद का उत्तराधिकारी माना जाता था, उसको अननोन गनमैन जाता है और गोली मार कर आ जाता है। ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके अंदर लगातार एयर स्ट्राइक्स हुई थी, किन पे? आतंकी ठिकानों पर। इन आतंकी ठिकानों 9 आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। इसके अंदर सबसे दूर इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर दूर था दोस्तों बहावलपुर। बहावलपुर के अंदर जब एयर स्ट्राइक हुई जैश ए मोहम्मद के कैंप के अंदर, तो वहाँ पर कौन मारा गया था? अब्दुल रऊफ अजहर, जो कि माफ़ कीजिएगा मसूद अजहर का उत्तराधिकारी था, वो मारा गया।
तो जो अलकायदा के साथ हुआ, अलकायदा के साथ क्या हुआ था, ओसामा बिन लादेन मारा गया, फिर अयमान अल ज़वाहिरी मारा गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे यानी कि रूट्स कट की जा रही हैं। अब क्योंकि मसूद अजहर भी पहले उस कैंप में मौजूद था जो भावलपुर में था, पाकिस्तान आर्मी उसको बचा के पहले ही निकाल लेती जब एयर स्ट्राइक होती है उससे पहले। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, एक थोड़ा कनेक्शन नजर आएगा आपको अननोन गनमैन की थ्योरी से और ऑपरेशन सिंदूर की थ्योरी से। अब अपन ऑपरेशन सिंदूर पर अगर आ जाते हैं तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिला, इसमें दोस्तों कंटिन्यूएशन था। जो कंटिन्यूएशन मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करते हुए जाएंगे, पैरेलली किसको कमजोर करेंगे, किसको, पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों को कमजोर करेंगे। और धीरे धीरे करके किस पे बात आएगी, न्यूक्लियर सेटलमेंट्स पे बात आएगी। अब अपन आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों क्या हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले 7 मई 2025 को 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स मिसाइल से एयर स्ट्राइक करती है और यहाँ पर खूब सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट पे जाऊँ तो 100 से ज़्यादा आतंकी यहाँ पर मारे जाते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान की, क्योंकि कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी होगी नहीं, तो ये रिटाइलेट करता है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी हैं, आतंकवादियों पे भारत ने हमला करा। भारत ने आतंकवादियों पे क्यों हमला करा, क्योंकि इन आतंकवादियों ने भारत के पहलगाम में अटैक करा। अब भारत क्योंकि आतंकवादियों पर अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के मंचों पर जाके क्या कहता है कि हम तो खुद आतंकियों से परेशान हैं। अब भारत तुम्हारे आतंकियों को ही मार रहा है तो तुम भारत को क्यों मार रहे हो, बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो किस तरीके से जाके अपने इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे थे उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, वो काफ़ी कॉमिक सेंस में आ जाएगा, अपन सीरियस बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाकिस्तान रिटेलिएट करना शुरू करता है, अपनी छोटी मोटी मिसाइलें भेजता है, ड्रोन्स भेजता है जो पाकिस्तान को चाइना से और टर्की से भीख में मिले थे, इन सबको भेजने शुरू करता है। और भारत इन सबको अपने डिफेंस सिस्टम जैसे कि आकाश तीर और गुरखा राइफल्स और जितने भी अपने पास यानी कि गरुड़ राइफल्स और S-400 से अपनी भारत की सुरक्षा करता है और ये भारत एकदम केपेबल हो जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर ड्रोन्स की और मिसाइल्स की जो डेबरी होती है वो गिरने से थोड़ी बहुत नुकसान हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर कई आम जनों के घर ऐसे हैं जिनको काफ़ी नुकसान हुआ था। सरकार को उसके ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा उनको देना चाहिए और उनकी मदद बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बॉर्डर के एकदम पास रह रहे हैं, उनके पास उस जगह के अलावा कोई घर नहीं है और बॉर्डर के पास दोस्तों अपनी ही ज़मीन है। वहाँ पर किसी सिविलियन का घर को नुकसान होता है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उस जगह की सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है। सर सेना तो लड़ रही थी तो सेना तो लड़ेगी एक तरीके से, तो ये भी एक फोकस वाली चीज़ है। अगर अपन आ जाते हैं उस चीज़ पर कि पाकिस्तान जब रिटेलिएट कर रहा था आपको पता है कि कैसे असमंजस वाली स्थिति बन रही थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जब अटैक कर रहा था तब रात आती है 10 मई 2025 की, माफ़ कीजिएगा रात नहीं, वो अर्ली मॉर्निंग होती है 10 मई 2025 की। और 9 मई 2025 को पाकिस्तान खूब सारे मिसाइल अटैक्स करता है भारत के ऊपर। खूब सारे उन मिसाइल्स को जो मैं आपको बता रहा था ना, ड्रोन्स मिसाइल्स शेलिंग हो रही थी, इन सबको पाकिस्तान 9 मई 2025 की रात को करता है। और 10 मई 2025 की सुबह वही टाइम 2:30 से 4:30 बजे का टाइम इंडिया क्या करता है, इंडिया दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जाता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद खूब सारे मिलिट्री एयर बेसिस को तबाह कर आ जाता है। और ये मिलिट्री एयर बेसिस को ऐसे तबाह नहीं करता है दोस्तों, अगर किसी मिलिट्री एयर बेस के पास रनवे है तो उसके रनवे को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर आता है, उसके इमरजेंसी रनवे जो साइड में छुपा हुआ होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर आता है, बीचों बीच भी बम गिराता है ताकि दूसरे रनवे को इस्तेमाल करके फ्लाइट ना उड़ा पाए, अपने फाइटर जेट को ना उड़ा पाए। अगर किसी मिलिट्री एयर बेस के ऊपर बिल्डिंग्स हैं और रनवे है तो रनवे भी तबाह हुआ है और बिल्डिंग भी तबाह हुआ है। शाहबाज एयरबेस बहुत चर्चित एयरबेस है, उसकी फोटो आपके सामने आ रही होगी। इसी के साथ साथ वो उन एयरबेस को भी तबाह पूरी तरीके से कराया जहां पर हैंगर्स बने हुए हैं। और अब तो रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इन हैंगर्स के अंदर F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स है जिनको भारत डिस्ट्रॉय कर आया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, ये सब डिस्ट्रॉय कर आया हुआ है भारत। और एक तरीके से खतरनाक तरीके से बिल्कुल खतरनाक तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को इतना तबाह करा है, यानी कि 8 से 9 मिलिट्री एयरबेस है, इन सबको इतना तबाह करा है कि पाकिस्तान को इनको रिकवर करते करते 3-4 महीने लग जाएंगे। अब 3-4 महीने का खेल है दोस्तों, अब कहानी यहाँ से नई शुरू होती है। 3-4 महीने से नई कहानी शुरू होती है। रिपोर्ट्स बता रही है कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम से कम 20% से ज़्यादा नुकसान हो चुका है उसको, 20% से ज़्यादा नुकसान, और पाकिस्तान खड़े खड़े देखता रहा। अब कहानी दूसरी यहाँ शुरू होती है। ये 3-4 महीने में क्या होगा, 3-4 महीने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को खतरनाक सपोर्ट मिलेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी चौकियाँ उनको दिखेगी उन चौकियों को तबाह करती जाएगी।
अब आप सोचेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले तो पहले भी तबाही मचा रहे थे कार्तिक जी, अब अचानक से तबाही कैसे मचाने लग जाएंगे और ज़्यादा मात्रा में कैसे मचाने लग जाएंगे? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत तगड़ी बात है। तगड़ी बात क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद बलूचिस्तान एरिया है, वो बलूचिस्तान एरिया टेरेन और जोग्राफिकल वाइज पाकिस्तान आर्मी की ज़्यादा समझ के बाहर है, उनके समझ के बाहर है, और बलोच लोग उसमें माहिर हैं। तो पाकिस्तान आर्मी वालों को कोई ग्राउंड ऑपरेशन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ करना होता है तो वो बलोच के अंदर घुसते हैं, बलूचिस्तान के अंदर घुसते हैं, और वहाँ जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले वो कहीं पहाड़ों पे कहीं आईईडी लगा देते, कहीं RDX लगा देते, कहीं से RPG छोड़ देते हैं, और ऐसे करके पाकिस्तान आर्मी को नाकाम कर देते हैं, भगा देते हैं दोबारा। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी क्या करती है? पाकिस्तान आर्मी दोस्तों अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करती है और इनके ऊपर अटैक वटैक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, छोटे मोटे बॉम्ब गिराती है, बॉम्बिंग कर देती है, कहीं कारपेट बॉम्बिंग कर देती है। अब तो मिलिट्री एयरबेस तबाह हो चुके हैं 3-4 महीने के लिए, कहाँ से आप एयर स्ट्राइक करेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों पर, बताइए। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले ग्राउंड पर आएंगे, और ग्राउंड पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों से पाकिस्तान आर्मी जीत जाए तो नाम बदल दो किसी का भी, पाकिस्तान का ही बदल देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी हाल ही में क्या किया आपको पता है? 70 से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के चौके पर अचानक से हमला कर दिया। ये अचानक से हमला हो कैसे गया? क्योंकि उनको पता चल गया कि भारत ने मिलिट्री एयरबेस तो उनके उड़ा दिए, इनकी उसमें गुदा है नहीं कि अचानक से आके ग्राउंड ऑपरेशन सडन कंडक्ट कर ले हमारे ऊपर। इनकी तो लफड़े चल रहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, एयरबेस इनके उड़ा दिए, फ्लाइट ये बढ़ नहीं, इनके फाइटर जेट उड़ान बढ़ नहीं सकते और हम पर एयर स्ट्राइक कर नहीं सकते। तो अब हम शुरू करते हैं ग्राउंड ऑपरेशन। तो भारत जो चाहता था वो एक तरीके से यहाँ पर हुआ। क्या हुआ? पहला, भारत चाहता था पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी कमज़ोर हो गए, और इस बार मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर मौजूद 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। टॉप 5 आतंकवादी तो ऐसे हैं जो एकदम मोस्ट वांटेड थे, वो मारे गए। 5 से 6 मैं बता रहा हूँ, 5 से 6 आतंकवादी थे जो टॉप मोस्ट थे और वो मारे गए। आतंकवाद कमज़ोर हो गया। पाकिस्तान आर्मी को कैसे कमज़ोर किया? पाकिस्तान आर्मी के अंदर मौजूद 50 के आसपास सोल्जर्स को डायरेक्ट मौत हुई है, उनकी डायरेक्ट मौत हुई है और डायरेक्ट मारे गए। तीसरा इसी के अंदर आ रहा है, यानी कि मिलिट्री एयरबेस तबाह हो गए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी का और एयरफोर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया 20%। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान को नुकसान हो गया है, यानी आर्मी और आतंकवाद दोनों कमज़ोर हो गए। अब आते हैं न्यूक्लियर सेटलमेंट पर। बात तो मैंने न्यूक्लियर सेटलमेंट की थी आखिर में। तो दोस्तों मैंने आपको तारीख बताई थी 10 मई 2025। मैं इसके अंदर ऑफिशियली तो कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ऑफिशियली भारतीय एयरफोर्स की तरफ से कुछ नहीं आया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 10 मई 2025 के आसपास पाकिस्तान के अंदर मौजूद किराना हिल्स के अंदर एक न्यूक्लियर सेटलमेंट, न्यूक्लियर स्टोरेज साइट थी। इस न्यूक्लियर स्टोरेज साइट में अचानक से धमाका हो जाता है और धमाका होने के तुरंत बाद वहाँ पर मौजूद रेडियो एक्टिव लीकेज हो जाता है, यानी कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो हैं वो लीक हो जाते हैं और अब वहाँ पर जहरीली गैस ये सब फैलने लग गई है। अब क्योंकि अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है और यूँ कहूँगा मैं जो न्यूक्लियर कंट्रोल टीम है, न्यूक्लियर एक्सपीरियंस टीम है, उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट इस चीज़ का पता चलता है और वो डायरेक्ट उसके अंदर कार्रवाई करनी शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि 10 मई के आसपास जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एयरबेस उड़ाने कुछ फाइटर जेट्स आए थे उन्हीं की एक करामात है। तो वो सबसे पहले कॉल करते हैं, JD वैंस सबसे पहले कॉल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को और कहते हैं कि हमको एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस का पता चला है, कृपया करके आप सीज फायर कर लीजिए। जाहिर सी बात है जो भारत के DGMO है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनको ये बात का पता चलता है, उनको ये बात कही जाती है कि अपन सीज फायर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि सर हमें अमेरिका की नहीं सुननी, पाकिस्तान साइड से कहा जाएगा तो हम वो सुनना चाहते हैं कि वो सीज फायर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के DGMO डर चुके थे और वो कॉल करते हैं इंडिया के DGMO को और कहते हैं कि सर सीज फायर कर लीजिए। इंडिया चुपचाप सीज फायर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ इंडिया चुपचाप सीज फायर एक्सेप्ट इसलिए कर लेता है क्योंकि इंडिया को पता था कि किराना हिल्स के अंदर क्या हुआ है, वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है और वहाँ पर रेडिएशन फैलना शुरू हो चुके हैं और इसलिए इंडिया यहाँ पर सीज फायर कर लेता है। अब सीज फायर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर वॉर चलती तो दोस्तों इस रेडियो एक्टिव लीकेज को, रेडिएशन को रोका नहीं जा सकता था। अमेरिका तुरंत इजिप्ट को कॉल करता है और इजिप्ट को कहता है कि भाई अपने प्लेन के अंदर डायरेक्ट बोरोन भरिए, बोरोन की एक मिट्टी टाइप होती है, बोरोन भरिए और बोरोन को फटाफट लेके जाइए इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर और वहाँ से सीधा किराना हिल्स लेके जाइए। वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन लीक हो चुके हैं, अपन को उसको रोकना है। सीज फायर होता है, एयर स्पेस नॉर्मल खुलती हैं, वॉर कोई मिसाइल छूटती नहीं है। उसके बाद में वहाँ से प्लेन जाता है, अमेरिका से प्लेन जाता है, इजिप्ट से प्लेन जाता है बोरोन भरकर, अमेरिका से प्लेन आता है न्यूक्लियर ऑफिशियल्स को लेकर और वहाँ पर आके इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में आके रुकता है और फिर उसके बाद में वहाँ पर सबसे ज़्यादा किराना हिल्स उसको लेके जाया जाता है और उस लीकेज को रोका जाता है।
उस लीकेज को रोका जाता है। ये थी सीज फायर की कहानी। अब आप सोच रहे हैं सीज फायर हो गया तो हो गया, आपको तो अटैक करना चाहिए था, दूसरे किसी न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी को उड़ा देना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता था दोस्तों? नहीं हो सकता था दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता था दोस्तों क्योंकि अगर अपन अटैक करते तो वो जो न्यूक्लियर लीकेज हुआ था उसको रोकना ज़रूरी था। उसको इसलिए रोकना ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त जो हवा बह रही थी अपने एरिया के अंदर, उस एशिया के अपने वाले पाकिस्तान हिंदुस्तान के पीछे जो हवा बह रही थी वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ बह रही थी, और अगर वो लीकेज ज़्यादा हो जाता, पाकिस्तान उसको रोकने में संयम नहीं बरतता, अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, इजिप्ट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, तो वो रेडियो एक्टिव जो लीकेज की जो जहरीली गैस है वो भारत की तरफ आ जाती और वहाँ यहाँ पर खूब सारा नुकसान पहुँचा सकती थी। इस तरीके से ये चीज़ चली। तो आपने क्या देखा, मतलब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एयर मार्शल से सवाल पूछा गया था, AK भारती जी से सवाल पूछा गया था कि सर किराना हिल्स के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव फैसिलिटी के ऊपर यानी कि न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर एक अटैक हुआ है और इस अटैक को क्या आपने अंजाम दिया है? वो तो वहाँ पर फट चुका है सर, क्या आपने अटैक को अंजाम दिया है? तो उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं कि किराना हिल्स के अंदर कोई न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी भी है कि नहीं। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान भी इस चीज़ को बताने नहीं चाहता कि वहाँ पर न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है कि नहीं। पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दिया? पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि हम तो एक रूटीन चेकअप कर रहे थे, रूटीन टेस्टिंग चल रही थी, उस दौरान कुछ लीक हो गया और वहाँ पर आग लग गई। उसकी कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रही है और जनता का भी यही कहना है कि यानी कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के जो छुटपुट के आर्टिस्ट हैं ना जो दुबई में बैठे हैं, ये सब एक ही नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत ने ये कर दिया, भारत से कुछ नुकसान नहीं हुआ, हमने भारत को नुकसान पहुंचा दिया। आपकी एक भी मिसाइल भारत की सतह पर आके नहीं गिरी, अगर आके गिरी है तो इंटरसेप्टेड और डिफ्यूज होकर आके गिरी है। ये सीधी सीधी बात है। और आपकी जनता ने यानी पाकिस्तान आर्मी कुछ भी कहे, पाकिस्तान सरकार कुछ भी कहे, पाकिस्तान के ये आर्टिस्ट जो दुबई में तशरीफ टिका के बैठे हैं ये कुछ भी कहे, आपकी जनता ने साफ साफ ये देखा है कि भारत की मिसाइल किस तरह आई है, भारत के ड्रोन किस तरह आए और क्या तबाही मचा के गए। ये आपकी जनता ने खुद ने देखा है और आपकी जनता ने पूरी दुनिया को वीडियो बना के दिखाया है कि ये सब क्या हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि टेररिज्म को कम कर दिया, कमज़ोर कर दिया, आर्मी को कमज़ोर कर दिया और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी एक अचानक से अटैक हो गया। अटैक मैंने कहूँगा कि एयरफोर्स ने करा है। एयरफोर्स ने तो कहा है कि हम तो 10 मई को गए थे, हम तो 10 मई को गए थे और मिलिट्री एयरबेस को तबाह कर आए थे। हमने तो आपके न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी को तो छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया था सर। तुम लोगों ने देखा ना इसने मेरे को मारा। क्या मस्करी करते हैं साहब, सिंघम साहब तो अपनी जगह पे खड़े हैं, उन्होंने आपको टच भी नहीं किया। तो यही है पूरी कहानी। ऑपरेशन सिंदूर मेनली यही है, पाकिस्तान को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान ना तो जी सकता है ना मर सकता है, अधमरा है पाकिस्तान। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के इस बार गले पर पैर रखा है और एक गले पे पैर तब तक रहेगा तब तक पाकिस्तान बिल्कुल आतंकवाद को, अपने इस्लामिक पाकिस्तानी आर्मी के नैरेटिव को इरेडिकेट नहीं कर देता, तब तक ये अंदर ये पैर पाकिस्तान के गले पर रहेगा इंडियन 3 आर्म्ड फोर्सेस का। और ये एनालिसिस हम आपके लिए दोस्तों रोज़ करके लेकर आते हैं। आप तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितनी भी ऐसे पहलगाम पे जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको देखिए। और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो लोग ये कह रहे हैं कि वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए, देखिए वॉर पाकिस्तान जैसा देश है नहीं कि भारत से वॉर लड़ ले, और अपनों को भी अपने हथियार को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि अपन जाके पाकिस्तान जैसे देशों के साथ वॉर लड़ें। आप एक बात बताइए, जंगल का शेर शेर से, चीते से, इनसे लड़ लेता है ना, इनसे लड़ लेता है ना। कहानी है ना अलग अलग जंगलों की कि ये शेर ने उस शेर को मारे, शेर ने उस शेर को मारा। कभी कहानी सुनिए शेर ने कुत्ते को या सुअर को मार दिया? नहीं सुनी ना। तो अपन भी क्यों ऐसी कहानी को चर्चा में लाएं? अपन इनको इनके गले पे पैर रखें और मस्त मज़े करते हैं। आप इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और खासकर तो उन लोगों तक पहुंचाइए जो कह रहे थे कि वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए।